नमस्कार। आज की प्रस्तुति बहुत व्यावहारिक है और यह बहुत सारे जिज्ञासुओं, बहुत सारे विद्यार्थियों, बहुत सारे काम करने वालों पर आश्रित है। टॉपिक है, शीर्षक है, पढ़ाई में मन कैसे लगाएं, हाउ टू फोकस ऑन स्टडीज। बहुधा यह दृष्टिगत होता है कि किन्हीं दिनों अधिक समय तक पढ़ने कार्य करने वाले लोग भी यह शिकायत करते हैं कि आप उतना कार्य नहीं कर पाते या उतनी पढ़ाई नहीं हो पा रही है। ऐसी स्थिति में क्या करें, पढ़ाई में मन कैसे लगाएं, अपना काम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो इन सब के लिए व्यक्ति करना चाह रहा है और उसके बाद भी फिर प्रमाद में घिर जा रहा है। तो स्थिति तो जटिल है ही, लेकिन ऐसा कैसे हो जा रहा है कि करना चाहने के बाद भी व्यक्ति उस कार्य को नहीं कर पा रहा है। तो आवश्यकता इस बात की है कि इस विषय की गहनता को देखते हुए यह बहुत जरूरी है कि इस पर मंथन किया जाए, चिंतन किया जाए। अक्सर यह देखने को मिलता है कि अधिकांश लोग इस स्थिति से गुजरते हैं, लेकिन इस स्थिति से बचाव किया जा सकता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सिजोफ्रेनिया हो गया। हर चीज को आप बीमारी से जोड़ करके न देखें। जिन चीजों पर सामान्य रूप से कार्य किया जा सकता है और जिन आदतों में परिवर्तन किया जा सकता है, व्यवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है, वहां पर हम बहुत अधिक स्तर की बीमारी से उसको जोड़ करके देखने की जो हमारी आदत बन गई है, उससे हम बचने का प्रयास करें। तो आवश्यकता है कि हम निर्विकल्प हो जाएं और निर्विकल्प होकर जो बिंदु मैं दे रहा हूं, मैं सोच रहा हूं कि एक बार आप उस पर अवश्य विचार करें और अगर आप इन बिंदुओं को अमल में लाएंगे तो निश्चित रूप से आपका मन पढ़ाई में लगेगा। तो आइए अब हम विचार करते हैं पढ़ाई में मन लगाने के उपायों पर कि कौन कौन से उपाय हैं जिनके आधार पर पढ़ाई में मन लगाया जा सकता है। तो वेज टू फोकस ऑन स्टडीज, कि पढ़ाई में मन लगाने के कौन कौन से उपाय हैं। मैंने 8 पॉइंट इस संदर्भ में बनाए हैं और उन 8 बिंदुओं पर अगर आप विचार करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप सफल होंगे और आप पुनः उस क्षेत्र में लौट आएंगे, उसी तरह से पढ़ाई कर पाएंगे जैसे कि आप पहले कभी कर पा रहे थे या पहले कभी अपने कार्यों का संपादन कर पा रहे थे। तो सबसे पहले उसमें है मानसिक साम्य, यानी मेंटल इक्विलिब्रियम। तो कैसे बनेगा ये मानसिक साम्य? साम्य बनाना बहुत आवश्यक है। जैसे अच्छे परिवार को चलाने के लिए संतुलन बनाने की आवश्यकता होती है और पति पत्नी दोनों मिलकर के उस संतुलन को बनाते हैं, तो ऐसी स्थिति में वो अच्छी तरह से चल पाता है। तो आवश्यकता इस बात की है कि हम भी ऐसा इक्विलिब्रियम बनाएं मानस का, जिससे कि अधिकतम संभव हो सके और पढ़ाई में मन लग सके। तो उसमें हमें क्या करना है कि अपने संतुलन को बनाए रखना। संतुलन कैसे हम बनाए रख पाएंगे? तो उसके लिए आवश्यक है कि बहुत सारी ताकतें होती हैं, बहुत सारी व्यवस्थाएं होती हैं, बहुत सारे लोगों का व्यवहार होता है। वो जब होता है तो उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप हम असंतुलित हो जाते हैं। तो आवश्यकता इस बात की है कि हम अपना रिमोट किसी को न सौंपें। अपना रिमोट, अपना नियंत्रण अपने ही हाथ में रखें और हम अपने उस अंतिम ध्येय को ध्यान में रखें कि हम पढ़ाई में मन लगाने का प्रयास कर रहे हैं और मन लगाने के प्रयास में ये लोग जो हैं ये इस तरह की स्थिति बना देंगे जिससे कि हमारा पढ़ाई में मन ना लगे। तो हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हम अपना रिमोट अपने पास रखते हुए और अपने व्यवहार में संतुलन बनाए रखें, अपने आप को कूल रखने का प्रयास करें। एक और बात कि जब आप किसी कार्य को करने जाते हैं तो बहुत सारे लोग अपनी अपनी राय देते हैं। तो ऐसी स्थिति में सबकी राय पर अमल करने की आवश्यकता नहीं है। सुने सबकी और करें मन की, क्योंकि आखिर जो उसका परिणाम आने वाला है उसके लिए केवल आप जिम्मेदार होने वाले हो। जब स्टूडेंट्स ऑटोनॉमी आप लोगों ने पढ़ी होगी तब आपने जाना होगा कि अपने कार्य के लिए विद्यार्थी स्वयं जिम्मेदार होता है। इस तरह से हम अपने कार्य के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं, कोई दूसरा जिम्मेदारी नहीं लेगा और उसका परिणाम हमको ही भुगतना पड़ेगा। इसलिए हम अच्छी तरह से सोच विचार करके किसी भी कार्य को करें, भले ही उसमें थोड़ा सा समय लग जाए, लेकिन हमें अपना मानसिक साम्य नहीं खोना है।
मानसिक संतुलन नहीं खोना है, अपने आप को कूल रखना है, क्योंकि जो निर्धारित समयावधि में है उस अवधि में तो हमको अध्ययन करना है, अधिगम करना है। तो पहले बिंदु को मैं समझता हूं कि आप अवश्य ध्यान रखेंगे, मानसिक साम्य यानी कि मेंटल इक्विलिब्रियम। अब आते हैं दूसरी बात पर। दूसरी बात लक्ष्य निर्धारण। आप जो है गोल सेटिंग करें, पर्पजलेस न रहें प्रैग्मेटिज्म की तरह से, बल्कि हम ये तय करें कि आखिर हमें करना क्या है। जब हम 10th में होते हैं और बहुत अधिक स्टडी कर पा रहे थे तो हमारे सामने लक्ष्य होता है कि हाँ, हमें 10th को जो है इतने अच्छे मार्क्स से पास करना है, इंटर को इस तरह से इस सब्जेक्ट में इतने परसेंटेज लानी है। तो इस तरह का गोल होता है उस समय हमारे पास। और इस समय जबकि हम ग्रेजुएशन कर चुके हैं या डिग्री लेवल कर चुके हैं या कोई ट्रेनिंग की हुई है उसे हम पूरा कर चुके हैं, तो ऐसी स्थिति में हम अपना लक्ष्य निर्धारित करें कि आखिर हम बनना क्या चाहते हैं, हम करना क्या चाहते हैं, हमारा उद्देश्य क्या है। जब हम यह निर्धारित कर लेंगे तब निश्चित रूप से हम उस ओर बढ़ पाएंगे। लेकिन यह भी ध्यान रखना है कि जो हमें लक्ष्य निर्धारण करना है वो कल्पना के धरातल पर नहीं होना चाहिए, वो यथार्थ की जमीन पर होना चाहिए। और हर व्यक्ति की क्षमताएं अलग अलग होती हैं, तो आप अपनी क्षमता के हिसाब से निर्धारण करें कि आखिर आपका लक्ष्य क्या होगा, आप क्या करना चाहते हो, क्योंकि केवल आपको पता है कि आपकी क्षमता कितनी है। और जब आप अच्छी तरह से सोच विचार करके इस तरह की बात करेंगे तो निश्चित रूप से आप अपने लक्ष्य को पा लेंगे, क्योंकि उसके लिए जो स्ट्रेटेजी बनानी है वो स्ट्रेटेजी भी आपको बनानी है। और जब आप स्ट्रेटेजी अच्छी तरह से बना लेंगे तो निश्चित रूप से उस पर आप क्रमिक रूप से बढ़ेंगे और अंततः वह लक्ष्य आपका हो जाएगा और आपका सपना अपना हो जाएगा। तो आवश्यकता इस बात की है कि हम गोल सेटिंग करें, लक्ष्य का निर्धारण करें। तो दो बातें अब तक हुई। पहली बात मानसिक साम्य यानी कि मेंटल इक्विलिब्रियम, और दूसरा लक्ष्य निर्धारण यानी कि गोल सेटिंग। अब आते हैं तीसरी बात पर। तीसरी बात अधिगम स्थल चयन यानी कि लर्निंग साइट सिलेक्शन, कि जहां पर बैठ करके हमको अध्ययन करना है उस स्थान का हम चयन बहुत सावधानी से करें। वहां पर अधिक शोर ना आता हो, वहां प्रकाश और प्राकृतिक प्रकाश की अच्छी व्यवस्था हो। कुछ लोगों को खिड़की के किनारे बैठ करके पढ़ना अच्छा लगता है और कुछ लोगों को खिड़की के किनारे बैठने पर उनका ध्यान बट जाता है। तो आपकी स्थिति क्या है, आप कहाँ बैठ करके अच्छा अधिगम कर सकते हो। साथ ही जो आपकी स्टडी टेबल हो उस पर अनर्गल चीज़ें न रखी हो, अनावश्यक चीज़ें न रखी हो। आप केवल उन चीज़ों को लेकर के बैठें जिसका कि आपको अधिगम करना है। तो ऐसी स्थिति में अगर आपने तय कर लिया है कि यहाँ यह एक हमारा निश्चित स्थल है, यहाँ पर बैठ करके हम अधिगम करेंगे, तो आप कर पाएंगे और बहुत अच्छा कर पाएंगे। अगर मान लीजिए किसी कारणवश कभी आपको बीच में जाना भी पड़ जाता है इधर उधर, तो ऐसी स्थिति में एक स्थान निश्चित है और वहाँ पर आपकी पुस्तक रखी हुई है, वहाँ पर आपके नोट्स रखे हुए हैं, और आप जब लौट करके आते हैं तो आसानी से उस स्थान पर आप पुरानी चीज़ को रिकॉल करके और आगे अपनी तैयारी प्रारंभ कर सकते हैं। नए सिरे से आपको कुछ जमाना नहीं है। तो हमें क्या करना है कि अधिगम स्थल का चयन करना है, एक स्थान बनाना है जहाँ पर कि आप अधिगम करेंगे। और अगर आप इसे करने में सफल हो जाते हैं, आप समझिए आपका बहुत सारा समय बचेगा, आपको बार बार व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और इससे आपका मन पढ़ाई में लग जाएगा। क्योंकि अब आपको सीधे सीधे फोकस करना है अपनी स्टडी पर, इधर उधर कहीं ध्यान नहीं करना है। और जो भी आपका स्थल है जहाँ पर जो आप साइट का आपने सिलेक्शन किया है उसे साफ सुथरी रखने का दायित्व भी हमारा ही। तो हम साइट सिलेक्शन कर लें, अधिगम स्थल का चयन कर लें और निश्चित रूप से इससे हमारा मन पढ़ाई में लगेगा। तो ये तीन बातें अब तक हो गई। अब हम चौथी बात पर आते हैं, और वह सबसे कहनी है और सब इससे व्यथित रहते हैं लेकिन अपने आप को बहुत बहादुर दिखाते रहते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि डर हटाएं और आत्मविश्वास बढ़ाएं। एलिमिनेट फियर, इंक्रीज कॉन्फिडेंस। आपको क्या करना है कि अपने डर को हटाना है। कोई भी नकारात्मक विचार, कोई भी नेगेटिव विचार आपके ऊपर छा न पाए कि ये हमसे नहीं होगा। हम तो बने ही इसलिए हैं कि हम उसको कर पाए। कोई समस्या ऐसी नहीं है जिसका कि निदान नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में हम अपने दिमाग से, अपने जेहन से पूरी तरह से हटा दें डर को, नेगेटिविटी को पूरी तरह से हटा दें और पॉजिटिविटी से पूरी तरह से जुड़ जाएं कि हाँ, हम अवश्य कर पाएंगे।
अवश्य कर पाएंगे, ये हमसे होगा और इस तरीके से होगा, इसकी व्यवस्था बनानी है। तो जब आपने ये सोच लिया कि आप अवश्य कर पाएंगे, तो आधी फतह तो आपकी उसी दिन हो गई कि आप उसे कर पाएंगे। अब क्या करना है आपको कि अपने अंदर जुनून जगाना है। जब वो जुनून जगेगा तो अपने आप टाइम की ऐसी सेटिंग हुआ करेगी कि आप जिस समय आपकी परीक्षा होने वाली है, जिस समय तत्संबंधी एग्जाम होने वाला है, उससे बहुत पहले आप पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे और पूरी तरह से आत्मविश्वास से भरे हुए होंगे, लबरेज होंगे। सारी व्यवस्थाएं, यहां तक कि पेन और किस तरह का पेन यूज करना है, डॉट पेंसिल को कितना घिस लेना है, सारी व्यवस्थाएं आप इतनी अच्छी करेंगे जितनी अच्छी कि और कोई विचारक नहीं करेगा। तो आवश्यकता इस बात की है कि हम जुनून जगाएं, और जब जुनून जगाएंगे उसके प्रति हम पूरी तरह समर्पित हो जाएंगे तो सेल्फ डिसिप्लिन का गुण अपने आप आ जाएगा। आप स्व अनुशासित हो जाएंगे, आपको कहीं कहने की आवश्यकता नहीं होगी किसी को। फिर आपके लिए समय, सोने का, जगने का सब कुछ निर्धारित हो जाएगा। और आप ये निश्चित मानिए कि जब शरीर थका हुआ होता है उस समय हम जो अधिगम का प्रयास करते हैं, उस समय हम जो रटने का प्रयास करते हैं, वो उतने सफल नहीं होते। जबकि हमारा शरीर फ्रेश होता है तो हम ज्यादा अच्छी तरह से पढ़ पाते हैं। इसलिए हमारा प्रयास ये हो कि हम रात्रि में जल्दी सोएं, सुबह जल्दी उठें। बहुत सारी बेटियों का आता है कि बच्चा छोटा है सर और हमें पढ़ाई भी करनी है और एमएड लेवल की करनी है और हम पीएचडी कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आप रात्रि में उस समय जबकि वो बच्चा सो रहा है उस समय आप उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। हालांकि आपकी राह कठिन है और आपको कभी भी सोने को मिलता है और कभी भी जगने की स्थिति बन जाती है और बार बार व्यवधान होता है। लेकिन जब ऊपर की चीजें होंगी और आपने एक स्थान नियत किया होगा पढ़ने का, तो आप जो ही आपको मौका मिले तब आपका जुनून, आपकी सकारात्मकता और आपका ये आत्मविश्वास आपको प्रेरित करेगा कि आप अधिगम करें। क्योंकि ऐसी स्थिति में भी बहुत सारे लोगों ने अपने गोल्स प्राप्त किए हैं, अपने उद्देश्यों को प्राप्त किया है। तो हमें बस इस बात का ध्यान रखना है कि हमें डर कहीं हमें छू भी न जाए और आत्मविश्वास, जुनून, पॉजिटिविटी हमें जागृत हो। निश्चित रूप से आधे से ज्यादा रास्ता हम पार कर चुके हैं। अब कुछ ही समय है, कोई भी क्षण वह खुशखबरी दे सकता है कि हाँ आप सफल हुए। तो इस तरह से हमारा पढ़ाई में मन लगेगा जब हम इन 4 बिंदु अभी तक आपके सामने रखे हैं। पहला मेंटल इक्विलिब्रियम, दूसरा गोल सेटिंग यानी कि लक्ष्य निर्धारण, और तीसरा अधिगम स्थल चयन, लर्निंग साइट सिलेक्शन, और चौथा पॉइंट आपके साथ रखा है एलिमिनेट फियर और इंक्रीज कॉन्फिडेंस यानी कि डर हटाएं और आत्मविश्वास बढ़ाएं। अब आते हैं 5वें बिंदु पर। यह भी बहुत आवश्यक है और अगर आप इस 5वें बिंदु को फॉलो कर पाते हैं तो निश्चित रूप से जिंदगी की दशा और दिशा बदल जाएगी। और वो 5वां बिंदु है दृढ़ निश्चय, फर्म डिटर्मिनेशन। यानी कि अब कोई विकल्प नहीं है, निर्विकल्प होकर के हमें कार्य करना है। आपको वो चीजें याद होंगी कि जब एक देश की सेना दूसरे पर आक्रमण करती है तो पीछे के पुल तोड़ती जाती है, क्योंकि उसे पूरा विश्वास होता है कि हम फतह करेंगे ही करेंगे और लौटने का अब कोई विकल्प नहीं बचा। तो आगे बढ़ना है, जीतना है, फतह करना है। तो ऐसी स्थिति में जब पीछे का पुल टूट गया तो अब तो आगे ही आगे बढ़ना है। इसी तरह से हम भी फर्म डिटरमाइंड हो जाएं, फर्म डिटर्मिनेशन करें, दृढ़ निश्चय करें कि हाँ यह उद्देश्य हमारा ही है और इसको हमें प्राप्त करना ही करना। तो जब हम ऐसा दृढ़ निश्चय कर लेंगे और हम निर्विकल्प हो जाएंगे, कोई विकल्प ही हमारे सामने नहीं होगा, तब केवल सीधी फतह ही दिखेगी, सीधी हमें लक्ष्य ही दिखेगा और हम उसके प्रति पूरी तरह समर्पित हो जाएंगे। जब समर्पित हो जाएंगे तो आलस्य, प्रमाद हमारे पास फटकेगा भी नहीं, क्योंकि हमारे मस्तिष्क में एक अंधड़ चल रहा होगा, एक तूफान चल रहा होगा जो हमें बार बार इंगित करेगा कि हाँ इसको पाना है, यह लक्ष्य है, इसकी प्राप्ति करनी है। और हमारी सारी शक्तियां उस ओर केंद्रीभूत हो जाएंगी और जो हमारा फर्म डिटर्मिनेशन है उसको और अधिक पुष्ट करती है। आपसे जब कभी भी चर्चा होगी तो कहीं भी कोई ऐसी चीज होगी ही नहीं जो कि ये लगे कि हाँ इस बार जो है इसके माध्यम से पता नहीं होगी। हर बार इतनी पॉजिटिविटी आपके पास आ जाएगी, आपकी ऑरा इतनी सशक्त हो जाएगी कि दूसरा सामने वाला सहज ही स्वीकार कर बैठेगा कि एक तो इसका सिलेक्शन होना ही, इसने जो भी अपना उद्देश्य चुना है वह पूरा होना ही।
अब अगले बिंदु पर पहुंचते हैं और अगला बिंदु है बाधा निवारण, ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस। तो हमें क्या करना है कि जो भी हमारी बाधाएं हों, हम पहचानते हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिससे हमारे पढ़ाई पर करने में बाधा पहुंचती है। कभी हम मोबाइल लेकर के बैठ जाते हैं, पूरा टाइम उसमें चला जाता है, व्हाट्सएप फिर फेसबुक और उसकी चैट का जवाब। अगर ये बाधा है तो इसको ऑफ करके रख दीजिए जिस समय आप अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि अगर कोई भी बाधा होगी, कोई भी बैरियर होगा, तो वो केवल उस समय के लिए नहीं है, सारा का सारा समय उसमें खत्म हो जाएगा और दूसरे आप अपने उद्देश्य की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे और चिड़चिड़ाहट बढ़ेगी। इसी तरह से अगर मान लीजिए कुछ लोगों को टीवी चला करके 10 मिनट मनोरंजन करने की आदत है और वह समय आपके पढ़ने का है, कतई न जाए टीवी के पास, क्योंकि वहां पर आपने एक चैनल, दूसरा चैनल, फिर कुछ और देखते रहे तो पूरा समय खत्म हो जाएगा। और समय ही अमूल्य धन है, वक्त बर्बाद करने वालों को वक्त बर्बाद करके छोड़ेगा। इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखें और हर तरह की बाधा का निवारण करें। जहां पर आप पढ़ने के लिए बैठे हैं वहां पर लाइट की अच्छी व्यवस्था हो, लाइट चली जाए तो किस तरह से रोशनी की व्यवस्था होगी, किस तरह से वो सारी व्यवस्थाएं हो पाएंगी जिससे कि अधिगम हो सके। यह सब हमको अच्छी तरह से रणनीतिक व्यवहार करना है। जिस तरह से युद्ध की व्यवस्था बनाई जाती है उसी तरह से हमें पूरी व्यवस्था इस तरह की बनानी है कि कोई भी बाधा हमारे कार्य को रोक ना सके। आप समझिए, आप निश्चित रूप से अपने उद्देश्य में सफल होंगे और जो जो आप सफल होते जाएंगे, जो जो आपको अधिगमित होता जाएगा, तो जो आपका आत्मविश्वास और बढ़ता चला जाएगा और आपका पढ़ाई में और अधिक मन लगेगा। अगले बिंदु पर आते हैं कि विषय वस्तु आधारित समय सारणी, यानी कि थीम बेस्ड टाइम टेबल। हम करते क्या है, हमें लिखते हैं इतने बजे से इतने बजे तक ये विषय, इतने बजे से इतने बजे तक ये विषय। ऐसे नहीं लिखना है। आप या तो टॉपिक तय कर लें कि ये टॉपिक इतने से इतने में, और टॉपिक से भी ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप क्वेश्चन बना लें कि इसके ये हेड्स हमें तैयार करने हैं इस समय में, और उसको उसी दिन पूरा करें। साथ ही एक दिन ऐसा खाली रखें जिसमें कि आप अपने आप को टेस्ट कर सकें और जितनी भी थीम आपकी थी, जितने भी टॉपिक्स आपके थे, उन सब की पुड़िया बना करके डाल लें और उसमें से कोई से 4-5 छाट करके फिर लिखने बैठ जाए, क्योंकि लिखने से बहुत अच्छी तैयारी होती है और आपको अपनी क्षमता का पता चल जाएगा कि हाँ वास्तव में आपको अधिगमित कितना हुआ है और जिस तरह का आप लिख रहे हैं इस पर अधिकतम अंक कितने प्रदान किए जा सकते हैं। ये सारी चीज आपकी समझ में आ जाएगी। तो हमें क्या करना है कि चैप्टर को या फिर क्वेश्चन को या फिर सेलेक्टेड टॉपिक को उसके हिसाब से अपनी समय सारणी बनानी है। और समय सारणी बनाते हुए हम दूसरे से पूछने नहीं जाएंगे कैसे कैसे क्या क्या तेरा टाइम टेबल है। अपने हिसाब से भाई आप किस समय जग रहे हो, किस समय सो रहे हो, कम से कम 6 घंटे सोने के लिए आपने क्या शेड्यूल बनाया हुआ है। शरीर को स्वस्थ भी तो रखना है, तो इसको प्राणायाम करना है, भ्रामरी करनी है, उद्गीत करना है, जिससे कि हमारा ध्यान का संकेंद्रण हो सके। और उन सब के लिए हमें तभी तो हम विषय वस्तु पर आधारित व्यवस्था को उस क्षण विशेष में, उस समय विशेष में पूरा कर पाएंगे। जब हमारी मशीन ही खराब होगी तो गड़बड़ हो जाएगी ना। इसलिए इसकी भी हमें पूरी तरह से व्यवस्था करनी है, मालिश भी करनी है, समय पर स्नान भी करना है, सब कुछ करना है। और ये सारा का सारा हमारे समय सारणी का हिस्सा होगा कि इतने बजे उठना है, इतने बजे तक हम इसी तरह से तैयार हो जाएंगे और पूरी तरह से हमारा शरीर तैयार हो जाएगा अधिगम के लिए। उसमें मालिश करना, प्राणायाम करना, व्यायाम करना, रस्सी कूदना, सारा कुछ व्यवस्थित होगा और वेल डिसिप्लिन्ड होगा। आप समझिए कि सुभाष चंद्र बोस को कितने सारे कार्य रहते थे, लेकिन कभी भी किसी ने उनको बिना प्रेस किए हुए कपड़े पहने नहीं देखा। किस तरह से व्यवस्थित करते होंगे वो अपने आप। तो आवश्यकता इस बात की है कि हम वेल डिसिप्लिन्ड रहें, हम भूत जैसे दिखाई न देने लगें, हम अपने आप को व्यवस्थित रखें और हर चीज के लिए हमारे पास समय हो, कोई भागम भाग ना हो। जब हम समय खोएंगे नहीं तो निश्चित रूप से हमारे पास समय होगा। एक दिन में 86,400 सेकेंड्स होते हैं। उन 86,400 सेकेंड्स का हमें न्याय करना है
उसमें से 6 घंटे कम से कम हमें आराम जरूर करना है। और जब हम ये करते हुए चलेंगे, अपनी समय सारणी में हर चीज को सही से स्थान देंगे, तो कोई वजह ही नहीं कि हमारा मन पढ़ाई में ना लगे। आलस्य और प्रमाद कब गायब हो गया ये आपको पता ही नहीं चलेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण मैंने 7 बिंदु आपसे डिस्कस किए, और 8वां बिंदु जिस पर डिस्कस करने जा रहा हूं, इसको आप विशेष ध्यान से सुने, क्योंकि ये उन लोगों के लिए खास करके है जो लोग किसी कार्य को प्रारंभ ही नहीं कर पाते। वो कहते पता नहीं मेरा हाथ बांध लिया है, यानी क्या मैं कुछ लिख नहीं पा रहा हूं, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं, मैं किताब नहीं छाट पा रहा हूं। उनके लिए ये बहुत ही स्पेशल टेक्निक निकाली है। इसको हेड दिया है 8वें पॉइंट को, आरंभ व निरंतरता, बिगिनिंग एंड कंटिन्यूएशन, कि किस तरह से हम उसकी बिगिनिंग करें, प्रारंभ करें, और कैसे हम उसमें निरंतरता दें, जारी रखें उसको। तो इसमें आपको याद होगा वो कछुआ और खरगोश वाली कहानी, कभी आपने बचपन में पढ़ी होगी, कि खरगोश तो सो गया और कछुआ निरंतर चलता रहा। उसकी निरंतरता की वजह से उसने प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया। तो हमें क्या करना है, कंटिन्यूटी नहीं खोनी है। दूसरी, प्रारंभ करना है। जैसे मान लीजिए आपको टहलना जाना है, सुबह सुबह आपने तय किया कि मैं इतने बजे टहलने जाऊंगा, तो केवल 3 मिनट का आप प्लान बनाओ। इतना तो कर सकते हो। कितने भी नाकारा हो गए, कितने भी आप अगर मान लो आलस्य से युक्त या प्रमाद से युक्त हो गए, 3 मिनट तो अपने को तैयार कर सकते हो। तो आप ये सोचो कि जो नित्य क्रियाएं हैं उनसे निवृत्त होकर के उस 3 मिनट में हम जूते मोजे पहन करके और दौड़ने के पूरा ट्रैक सूट वगैरह डाल करके बाहर आ जाएंगे। अब बाहर आ गए तो अब टहलने ही विकल्प है, उसके बाद फिर टहलने जा रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं। जो हमने समय तय किया है उतने में हम अपना घूम करके आ रहे हैं, दौड़ के आ रहे हैं, वर्जिश करके आ रहे हैं। तो हमें आरंभ करना है, और इसके लिए 3 मिनट की प्लानिंग करनी, ज्यादा नहीं। उसके बाद तो आप ट्रैक पर आ ही जाओगे। अगर मान लीजिए तो 3 मिनट में उसमें, जैसे मान लो हमें पढ़नी है, हमें पॉलिटिकल साइंस का ये चैप्टर तैयार करना है, तो आप पॉलिटिकल साइंस की किताब निकाल, सारा कुछ अपनी उस मेज पर पहुंचाना है और सब कुछ व्यवस्थित रूप से रखना है। तो 3 मिनट उस तैयारी के, उसके लिए हमें अपने आप को तैयार करना है। उसके बाद तो प्लेटफॉर्म तैयार हो ही जाएगा, फिर तो हम आगे के कार्य कर ही पाएंगे। तो केवल 3 मिनट की तैयारी करनी है, और 3 मिनट की ये तैयारी अगर आपने मन से कर ली, इसमें कहीं कोई बेईमानी नहीं करनी है। इसमें हमें अपनी सोच सकारात्मक रखनी है और पूरी तन्मयता से उस कार्य को करना है। जो भी कार्य हम प्रारंभ करने जा रहे हैं उसके साथ 3 मिनट का न्याय नहीं कर पाएंगे। अगर हम 3 मिनट का न्याय कर पाएंगे तो ये हमारी पूरी स्थिति को बदल देगा। जो हमारा ये मुंड है और ये जो रुंड है और ये शरीर है पूरा, ये पूरा व्यवस्थित हो जाएगा। यह ब्रह्म भाग है, यह आलोकित हो जाएगा जब हम 3 मिनट केवल बिगनिंग कर पाए, अच्छी बिगनिंग, और अच्छी ओपनिंग सब कुछ अच्छा कर देती है। तो हमें क्या करना है कि इन 8 बिंदुओं का हमें ख्याल रखना है। एक बार इन 8 बिंदुओं को पुनः आपके समक्ष रख दे रहा हूं, क्योंकि यह जीवन को बदलने वाले बिंदु हैं। इनसे आप निश्चित रूप से आपका पढ़ाई में मन लगेगा। आप इसको 2 बार 3 बार रिपीट करके देखिए कि इसमें कहा क्या गया है, और हर चीज अनुभव पर आधारित है। कई सारे बिंदुओं को, कई सारे विचारकों को, कई सारे विद्वानों से मिलकर के ये बात तय हुई है कि कम से कम अगर इन 8 बिंदुओं को अपने दैनिक जीवन की दिनचर्या में उतार लिया जाए तो कोई कारण ही नहीं कि हमारा पढ़ाई में मन न लगे। तो कौन कौन से हुए ये 8 बिंदु? पहला, मानसिक साम्य, मेंटल इक्विलिब्रियम। दूसरा, लक्ष्य निर्धारण, यानी कि पर्पज को डिसाइड करना, यानी कि गोल सेटिंग। तीसरा, अधिगम स्थल चयन, यानी कि लर्निंग साइट सिलेक्शन। चौथा, डर हटाएं, आत्मविश्वास बढ़ाएं, एलिमिनेट फियर और इंक्रीज कॉन्फिडेंस, है ना। यहाँ पे हमें सेल्फ मोटिव रहना है। अगली बात, दृढ़ निश्चय, फर्म डिटर्मिनेशन, ये 5वां पॉइंट था। और 6ठा पॉइंट बताया आपको कि बाधा निवारण, ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस। और 7वां, विषय वस्तु आधारित समय सारणी का निर्धारण, थीम बेस्ड टाइम टेबल। और 8वां और अंतिम, आरंभ व निरंतरता, और इसमें मैंने 3 मिनट का जादू भी आपके सामने रखा। तो आशा ही नहीं, विश्वास है कि उक्त आधार पर आपके सपने अपने हो जाएंगे और आप तन्मयता से अध्ययन या स्वकार्य कर पाएंगे
निश्चित रूप से सफलता आपके कदम चूमेगी। पूरे विश्वास के साथ मैं इस बात को कह सकता हूँ, क्योंकि इससे प्रमाद हट जाता है, आलस से भाग जाता है। और कब पूरा का पूरी हमारी व्यवस्था चेंज हो गई, कब हम चेंज हो गए, ये हम समझ भी नहीं पाते। तब तक तो हमें एक यथार्थ धरातल मिल जाता है जिस पर कि हमारे सपनों को पंख लग जाते हैं और पढ़ाई में पूरी तरह से मन लगने लगता है, या जो भी हमारा कार्य होता है उसमें हम पूरी तरह से डूब जाते हैं। तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका पढ़ाई में मन लगे, आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर पाएं, आप अपने कार्य को सही अंदाज में कर पाएं। और अगर यह आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए और अपने दूसरे साथियों को जो कहीं निराशा में या अवसाद में डूबे हुए हों उनके साथ इसको अवश्य शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।